हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सब आप बहुत खुश होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लेने वाले हैं, जो है हमारा फाइनल टच रिवीजन से ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इससे पहले हम डाइजेशन के बारे में बात कर चुके हैं। चलिए बच्चों, देखिए हमने वेटेज की बात कर ली थी। अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो यहां पर जिसका वेटेज होता है कंप्लीट, अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी की हम बात करें तो वेटेज की हमने बात करी 70 to 18 क्वेश्चन या 15 to 16 क्वेश्चन यहां पर आ ही जाते हैं। आपसे आपकी नीट की परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो सब कुछ महत्वपूर्ण है और हम यहाँ एक एक चीज को थोड़ा रफ्तार के अंदर कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस फाइनल टच रिवीजन के श्वसन एवं गैसों में विनिमय, यानी कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेट्स स्टार्ट। चलिए, श्वसन एवं गैसों में विनिमय किस प्रकार से होता है, देखिए आपके सामने चित्रण उपस्थित है। शुरुआत करते हैं। डट जाइए, कमर पेटियां बांध लीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहले श्वसन एवं गैसों के विनिमय में बात करें इंटेक ऑफ फूड, यानी कि हमने हमारे लास्ट चैप्टर में बात करी थी कि अल्टीमेटली हम जो भोजन लेते हैं वो भोजन लेते क्यों हैं, किस कारण लेते हैं। भाई, भोजन का जो ऑक्सीडेशन होना है, यानी कि हमने बात करी थी ब्रीदिंग की और रेस्पिरेशन की। ब्रीदिंग एक सिंपल प्रोसेस था, रेस्पिरेशन क्या हो रहा है, यहां पर जो मॉलिक्यूल्स है उनका ब्रेकडाउन होना है। किसका? हम बात करें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। ठीक है, सिंपलर में कॉम्प्लेक्स में यहां पर कन्वर्ट होना है, उसका ब्रेकडाउन होना है, उसका टूटना है, यानी कि जटिल अणुओं का सामान्य सरल अणुओं में टूटना। तो वो किसके द्वारा होगा? ऑक्सीजन के द्वारा होगा। तो अब ये मत समझ लीजिएगा आप बात को कि हम सांस जीने के लिए ले रहे हैं। नहीं, हम सांस जीने के लिए तो ले रहे हैं, ये बात चलिए आपकी मान लेते हैं, लेकिन यहां पे हमें क्या करना है? विखंडन करना है। किसका? यहां पे डाइजेशन का प्रोसेस कराना है। जब तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी, रिएक्शन ग्लूकोज की नहीं होगी, और क्या होगा? एनर्जी हमें प्राप्त नहीं होगी। तो रेस्पिरेशन हम करते क्यों हैं? फॉर द एनर्जी लिबरेशन, यानी कि एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, लिबरेट करने के लिए, पैदा करने के लिए हम यहां पर रेस्पिरेशन को करते हैं। आ गई बात समझ में? चलिए अब देखिए किस तरह से हो रहा है बच्चों, इस चीज की हम बात करें यहां पर। तो देखिए, इंटेक ऑफ फूड है, आप फूड का इंटेक कर रहे हैं, यानी कि इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया? डाइजेशन बोल दिया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? ब्रेकडाउन हो रहा है किसमें? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड्स में। ठीक, अब देखिए यहां पर रिएक्शन किसकी हो रही है? ऑक्सीजन की। अब जब ग्लूकोज से ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? CO2 निकलेगी, वाटर निकलेगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एनर्जी किस फॉर्म में होती है? ATP की फॉर्म के अंदर होती है, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कितनी निकलती है? टोटल 38 ATP निकलती है सर। और यूज कितनी? भाई 2 ATP तो क्या है, इस प्रोसेस के अंदर ही काम आ जाती है। तो अल्टीमेटली कितनी मिली हमें? 36 ATP मिल जाती है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए सजीव पोषक तत्वों जैसे ग्लूकोज, अमाइनो अम्ल, वसीय अम्ल इत्यादि को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की परोक्ष हमें इनडायरेक्टली आवश्यकता होती है, हमने बात कर ली। उपयोग करते हैं तथा विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अल्टीमेटली ऊर्जा कैसे मिल रही है हमें? जब ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका? फूड का। ठीक है, चलिए कैटाबॉलिक क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त है, होती है, जो हानिकारक है। अब देखिए, अगर हम यूनिवर्सल हार्मफुल गैस की बात करें, सबस्टांस की बात करें, तो वो क्या होगा? वो यहां पर होगा यूनिवर्सल हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिक। वैसे तो प्रोसेस कैसा होता है? ये प्रोसेस एम्फीबॉलिक होता है। कैसा होता है बच्चों? ये एम्फीबॉलिक प्रोसेस होता है, यानी कि एम्फीबॉलिक का मतलब यह है कि इसमें जो एनाबॉलिज्म है और कैटाबॉलिज्म है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? काम करने के लिए पावर देते हैं, ये एक दूसरे के साथ में ये मिलकर कार्य करते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं हम इसको? एम्फीबॉलिक पाथवे भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एम्फीबॉलिक पाथवे बोल देते हैं। लेकिन मेनली जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है यहां पर? उसको हम क्या बोलेंगे यहां पे? कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिक। आई बात समझ में? तो इसमें क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, जो कि कैसी है? यूनिवर्सली हार्मफुल सब्सटेंस है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे जो हम कहते हैं कि हार्मफुल सब्सटेंस जो गैस है प्रकृति के अंदर, वो कौन सी है, तो हम किसकी बात करेंगे यहां पर? हमें और कोई ऑप्शन नहीं देना है, हमारा ऑप्शन क्या जाएगा? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा। ठीक है, CO2 एमिशन बोलते हैं ना हम, कारों से क्या हो रहा है? CO2 एमिशन हो रहा है। फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनसे क्या हो रहा है? CO2 एमिशन हो रहा है, ताप बढ़ रहा है। ठीक है, हम भी क्या कर रहे हैं? हम भी CO2 एमिशन कर रहे हैं, कर ही रहे एक तरह से। ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? एक्सेल करते हैं, बाहर वातावरण में हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। अंतःश्वसन और बहिर्श्वसन की हम बात करें तो आई बात समझ? चलिए अब देखिए, इसलिए यह आवश्यक है कि कोशिकाओं को लगातार ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि हमारी बॉडी को किसकी नीड है? हमारी बॉडी को आवश्यकता पड़ती है यहाँ पे ऑक्सीजन की। क्योंकि करना क्या है भाई? एनर्जी प्राप्त करनी है। बिना ऑक्सीजन तो एनर्जी प्राप्त नहीं होगी। आप कितना ही खाना खा लो, पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो डाइजेस्ट, अरे कैसे होगा? बिना ऑक्सीजन के तो कुछ होना नहीं है।
खाना पचा के रख लिया पेट में, लेकिन उसका ऑक्सीडेशन कौन करेगा? ऑक्सीडेशन प्रायोरिटी पे होना जरूरी है, तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में? चलिए, तो कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न की गई CO2 को बाहर मुक्त किया जाए। तो हमने क्या किया यहाँ पे? रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, यानी कि जो ऑक्सीजन आप बाहर के वातावरण से ले रहे हैं वो ऑक्सीजन आपने इनहेल करी, ठीक है, कहां गई? आपके लंग्स में गई, आपके फेफड़ों में पहुंची। आपके फेफड़ों में क्या गई? कार्बन डाइऑक्साइड आई। कहां से आई? ब्लड से आई, ब्लड वेसल के थ्रू, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस हुआ, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? सिंपल विसरण वाली बात कर रहे हैं हम यहां पर, ठीक है। जब सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस हुआ तो जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो रक्त में से निकल के कहां पहुंच गई? कुपिकाओं में पहुंच गई, अर्थात एल्यूलाई में पहुंच गई, ठीक है, और एल्यूलाई से बाहर निकल गई। हमें लेना क्या था? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अंदर आई कुपिकाओं से, तो वो कुपिकाओं से ब्लड के अंदर पहुंच गई, यानी कि रक्त के अंदर पहुंच गई। आई बात समझ में? इन दोनों के बीच में एक थिन पतली लेयर होती है, किससे मिलकर बनी होती है? सरल सेल ट्यूब का सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है, जो क्या कराती है? विसरण करवाती है, यानी कि सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस करवाती है। आई बात समझ में? चलिए, वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कोशिकाओं में उत्पन्न CO2, तो यहां पे अल्टीमेटली ये CO2 ओपन जो मुक्त हो रही है वो कहां से हो रही है? कोशिका से हो रही है। कहां से हो रही है बच्चों? कोशिका से होती है, ठीक है। तो CO2 के आदान प्रदान यानी कि विनिमय, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं, और जो कि सामान्यतः श्वसन के नाम से भी जानी जाती है। तो यहां पर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग अलग चीजें हो जाती हैं। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए देखिए, अब श्वसन के चरण की अगर हम बात करें तो हम क्या कर रहे हैं? यह है एटमॉस्फेयर, यानी कि बाह्य वातावरण, बाह्य वातावरण है ये, ठीक है। इस बाह्य वातावरण से क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन को हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन भीतर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बाहर जा रही है। अब इसमें क्या काम करता है? इसमें एक आंशिक दाब काम करता है, यानी कि हम बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता है, ठीक। अब कैसे होता है? देखिए, अगर हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का दाब कम है और बाहर क्या है? ज्यादा है, ठीक है, तो ये हमेशा कहां जाती है? अपने सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस में कैसे? अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। यानी कि अगर आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई, ठीक है ना, तो अपने हायर कंसंट्रेशन से कहां जाएगी? ये लोअर कंसंट्रेशन। ज्यादा मात्रा में कहां है? बाहरी वातावरण के अंदर। कम कहां है? शरीर के अंदर। तो कहां मूव कर जाएगी? ये अंदर एंटर कर जाएगी, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है और बाहर उसके उपलक्ष्य में कम है, तो क्या होगा? ये अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर जाएगी, अर्थात होगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से निकलकर बाह्य वातावरण में चल जाएगी। ये हो गया आपका क्या? ब्रीदिंग हो गई। आई बात समझ में? श्वसन की क्रिया हो गई। चलिए, अब देखिए ऑक्सीजन पहुंची कहां पर? ये देखिए, ये हमने मान लिया कि ये एल्वेलाई है, ये लंग्स की एल्वेलाई उपस्थित है, ठीक है, इस तरह से ये क्या है? एल्वेलाई है, ठीक है। अब ऑक्सीजन क्या आई? यहां पर आई, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या गई? बाहर। ये आई ऑक्सीजन, ये आई कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या है? ये ब्लड वेसल बना लेते हैं हम, चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या? ब्लड है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, यहाँ पे SSE, ठीक है, ठीक है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। अब देखिए क्या होगा? यहां पर जो ऑक्सीजन है वो कहां जाएगी? इस ब्लड के अंदर चल जाएगी, और यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां चल जाएगी? बाहर आ जाएगी। यानी कि यहां तो क्या पहुंच गई? ऑक्सीजन। यहां से क्या निकल गई? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या है? बाह्य वातावरण, बाह्य वातावरण, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो कितना? आउटर में तो कितना होता है? 159 mmHg होता है, ठीक है। जबकि एल्वेलाई लेवल पे बात करें तो कितना होता है? ये 104 mmHg होता है, ठीक है। जबकि CO2 की हम बात करते हैं, CO2 कितना हो जाएगा? यहां पर जो है 45 mmHg हो जाता है। तो आउटर एटमॉस्फेयर में कितना है? 40 mg है। तो हम बात करें 40 mmHg यहां पर है, तो क्या होगा? अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर जाएगा। जबकि एटमॉस्फेयर के अंदर कितना है? यहाँ पे 104 mmHg, और अंदर कितना है? यहाँ पे 40 mmHg। तो ये क्या होगा? अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर जाएगा। यानी कि क्या हो गई? ये क्रिया कैसे हो गई? ये रेस्पिरेशन हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए, अब ये अल्टीमेटली कहां तक है? हर एक सेल तक, बॉडी टिश्यू तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि फिर वहां जाएगा सेल के अंदर, जब भी तो क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, और क्या मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है और वाटर रिलीज हो रहा है और ATP मिल रही है, अर्थात ऊर्जा। तो कम कर क्या रहे हैं? ऊर्जा प्राप्त करने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो फुफ्फुती संवर्धन, जिससे वायुमंडलीय वायु अंदर खींची जाती है और CO2 से भरपूर कुपिका की वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। क्या कर रहे हैं? वायु को मुक्त कर रहे हैं। तो कुपिका की झिल्ली के आर पार गैसों का क्या होता है? विसरण होता है। आई बात, यानी कि सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है। क्या प्रोसेस हो रहा है बच्चों? यहां पर सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है। अब देखो आप, क्या हुई? ऑक्सीजन कहां गई? यहां गई। CO2 कहां गई? CO2 यहां गई। ऑक्सीजन यहां से यहां एंटर कर गई और CO2 बाहर निकल गई, ठीक है। ये वाला कौन सा था? ये डीऑक्सीजनेटेड है, यानी कि अनाक्सीकृत रक्त है, ठीक है। और ये जो लाल से बना हुआ है, ये कैसा है? ऑक्सीकृत रक्त है,
ठीक है, आई बात समझ में? सिस्टमिक सर्कुलेशन हो रहा है, ये बीच में क्या है, ये हमारा हृदय उपस्थित है। क्या है ये हमारा हृदय है, 4 कक्षीय। ठीक है, ये हमारा हृदय उपस्थित है। तो ऊपर के भाग को ये क्या हो रहा है, अभी ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर, जो ब्लड है ये कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। तो लंग्स का मतलब फेफड़ों में जा रहा है। तो फेफड़ों के लिए हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी शब्द काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर वाला भाग कैसा हो गया, पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया। और नीचे वाला भाग क्या है, सिस्टम, यानी कि सर्कुलेट हो रहा है, दाबित किया जा रहा है, किसके द्वारा, हृदय के द्वारा पंप किया जा रहा है, परिवहन हो रहा है यहाँ पर। तो ये क्या होगा, ये वाला सिस्टम हो जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसा, सिस्टमिक सर्कुलेशन इसको हम बोल सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए। तो रुधिर द्वारा यहाँ क्या हो रहा है, गैसों का परिवहन हो रहा है। रुधिर और ऊतकों के बीच में ऑक्सीजन तथा CO2 का विसरण होता है। तो अब यहाँ पर क्या है, ये टिश्यू है। अब देखिए जैसे क्या हुआ, यहाँ पर से जो ऑक्सीजन आई ऑक्सीजन आई, क्योंकि ऑक्सीजनेट हुआ, कहाँ पहुंच गई, सीधे टिश्यू तक। कहाँ पहुंचाना है इसको, टिश्यू में पहुंचाना है। और टिश्यू के अंदर ही क्या हो रहा है, यहाँ देखो फूड है। फूड का मेन कंपोनेंट क्या हो गया, यहाँ पे ग्लूकोज हो गया। ठीक है, ग्लूकोज में क्या हुआ, ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन ने रिएक्शन करी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, फिर क्या बना, पानी बना और ATP बनी। बन रही है ATP? अरे भाई बन रही है, नहीं बन रही है मेरे भाइयों, बताओ मुझे। ATP बन गई ना? ठीक, एनर्जी की करेंसी होती है, यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी बोलते हैं हम ATP को। कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी ना बायोलॉजिकल की, तो उसके अंदर क्या जनरेट होती है, ATP बनती है। ध्यान रखना है बात, यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी बोलते हैं इसको। चलो, श्वसन अंग और उसके प्रकार। तो अंगों की बात कर ले हम और श्वसन की बात कर ले। तो अंग कौन कौन से हो गए, सभी जानवरों की बात कर ले हम, छोटे ऑर्गेनिज्म से लेकर लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की बात कर लें, ऑर्गेनिज्म की बात कर लें, वर्टिब्रेट्स की बात कर लें, कीट पतंगे, सांप, बिल्ली, कुत्ते, सब आ गए इसके अंदर। ठीक है, कैसे, देखो गलफड़े और क्लोम कौन करता है, गलफड़ी और क्लोमी ब्रोंकियोसेशन बोलते हैं इसको हम। किसमें मिलते हैं गलफड़े, अरे मछली में मिलते हैं ना। तो फिर त्वचा से कौन करता है, त्वचा श्वसन, आउटर एपिडर्मिस से सीधे कनेक्ट होते हैं, अमीबा के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, फुफ्फुस से श्वसन मिलता है, श्वसन नलिका उपस्थित होती है, ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स जिसको पूरे श्वसन नली द्वारा श्वसन करते हैं, मुख गुहा द्वारा करते हैं, मुख ग्रसित श्वसन बोलते हैं। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ो। जीव की नाम बात करें, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। एनिमल किंगडम पढ़ा था, जंतु जगत है ना। कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिला था हमारे को, सेलुलर लेवल का, किसके अंदर, पोरीफेरा के अंदर। ठीक है, फिर सेलुलर लेवल के बाद कैसा था, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं देखने को मिला। ठीक, और फिर क्या था, सिलेंट्रेटा, थोड़े हायर ऑर्गेनिज्म चले गए, टिश्यू लेवल का, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस, अनेलिडा। ठीक है, यहां तक के पूरे में जो है आपको कैसा मिलेगा, इनमें श्वसन अंग जो है अनुपस्थित होते हैं, परंतु श्वसन सामान्य शारीरिक सतह द्वारा होता है। यानी कि इनकी जो शारीरिक सतह है वो सीधे क्या होती है, एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में रहती है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए। और अगर एनेलिडा में बात करें तो क्या मिलती है, नम त्वचा देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए। कीट, कॉकरोच, रेशम कीट श्वसन नली, श्वास नली यानी ट्रेकियल ट्यूब्यूल के द्वारा करते हैं। ठीक है, झुंगा या प्रोन क्लोम या गलफड़े के द्वारा करता है। एरेक्निडा की बात करें, मकड़ी, पुस्तक फुफ्फुस यानी कि बुक लंग्स होते हैं। कैसे होते हैं, स्कॉर्पियन में भी होते हैं। ठीक है, बुक लंग्स बोलते हैं इनको, किताबों की तरह इसमें लंग्स होते हैं। जैसे हमारी किताब होती है ना, जिल चढ़ी हुई किताब, भाई किताब रहती है उसके ऊपर जिल चढ़ी हुई होती है, उसके अंदर पन्ने जो होते हैं ना फोल्डेड फॉर्म में, ऐसे ही क्या होते हैं, इनमें बुक लंग्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, याद रखना। मोलस्का की बात करें तो इसमें क्या होता है, टिनिडिया उपस्थित होते हैं। इकाइनोडर्मेटा की हम बात करें, बंगुर तारे में जेनाइटल, इनमें बाकी सभी में क्या होता है, ट्यूब फिट और अधिकांश में त्वचा के द्वारा जो है ये श्वसन की क्रिया होती है। आई बात समझ? चलिए। मछलियों में गलफड़े व क्लोम उपस्थित है। टेडफॉल में बात करें, लार्वा है, क्लोम उपस्थित है। ठीक है, मेंढक की बात करें, फुफ्फुसित त्वचा से, मुख ग्रसनी, मुख गुहा से, मल्टी टैलेंटेड है। स्किन से कर लेगा, फेफड़ों से कर लेगा। ठीक है, त्वचा मतलब फुफ्फुस से कर लेगा, त्वचा से कर लेगा और मुख ग्रसनी गुहा से कर लेगा। तीनों से रेस्पिरेशन कर लेता है। लेकिन रीजन है, हमारी तरह वेल डेवलप्ड लंग्स नहीं होते हैं। आपने नोटिस किया होगा क्या, जब भी आप देखेंगे मेंढक को तो आसपास जलीय वातावरण में देखेंगे, पानी से ज्यादा दूर आपको मेंढक दिखाई नहीं देगा। बारिश की भी बात करते नदी नालों के पास में दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा दूर जाएगा तो बेचारा सूख जाएगा, यानी कि धूप पड़ी और नमी आई तो उसकी जो स्किन है वो ड्राई हो जाएगी। फिर क्या करेगा, सांस नहीं ले पाएगा। स्किन नम नहीं होनी चाहिए। सर बोले फेफड़े तो है ना उसके पास में, हाँ तो फेफड़े हैं ना, हमने कब मना किया, फेफड़े हैं, लेकिन किस कंडीशन में काम कर रहे हैं भाई साहब, हमारे यहाँ नेगेटिव ब्रीदिंग है, लेकिन उसके अंदर कैसी ब्रीदिंग हो रही है, पॉजिटिव ब्रीदिंग होती है। कैसी ब्रीदिंग है, पॉजिटिव ब्रीदिंग हो रही है। उसकी वजह से क्या होगा, हवा भरेगा, ऐसे भर लेता है यहाँ गले क्या, देखा होगा आपने कभी। वो क्या करता है, धक्के से अंदर भेजता है लंग्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर तो है नहीं। वो क्या कर रहा है, जबरदस्ती जो है अंदर हवा को धक्के से प्रेशर से भेजता है, तब जाके वो रेस्पिरेशन कर पाता है। बाहर की हम बात करें,
आई बात समझ में? तो मेनली जो कर रहा है वो किससे कर रहा है, या तो वो किससे कर रहा है, यहां पे त्वचा से कर रहा है, क्योंकि त्वचा कैसे रहनी चाहिए उसकी, नमी रहनी चाहिए। ड्राई हो गई तो नमस्ते हो जाएगी बेटा उसकी, ठीक है, नमस्ते समझते हो ना, जय राम जी की, क्लियर। चलो सरीसृप की हम बात करें, रेप्टाइल्स की, तो इसमें क्या होते हैं, फेफड़े उपस्थित होते हैं, ठीक है। सांप को देख लो, सरीसृप वर्ग में है ना। चलो और किसको देखो, क्रोकोडाइल देख लो, एलिगेटर देख लो, ठीक। पक्षी की यानी कि बर्ड्स की बात करें तो वेल डेवलप फुफ्फुस होते हैं इसके अंदर, ठीक है, लंग्स पाए जाते हैं। स्तनधारियों की बात करें, हमारी बात करें मैमल्स, तो हमारे अंदर तो क्या है, पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आई बात समझ में यहां तक? तो ये सभी उदाहरण क्या है, यहां पर महत्वपूर्ण है, इन पे से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, तो इजी वे के अंदर आपको याद रखना है, टेबल को एक बार लर्न कर लेना है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए श्वसन अंगों की बात करें हम, शरीर की सतह से कौन कौन कर रहे हैं, स्पंज कर रहा है, सिलेंटेटा कर रहा है और फ्लैटवॉर्म कर रहे हैं, चपटे क्रमी जिनको बोलते हैं। आद्र क्यूबिकल त्वचा से कौन कर रहा है, केंचुए करते हैं, मेंढक करते हैं। केंचुए की नम कैसी त्वचा होती है, नम होती है, मिट्टी के अंदर पाया जाता है। जमीन के ऊपर घूमते हुए देखा आपने केंचुए को? नहीं देखा, क्यों? सर मिट्टी के अंदर ही मिलता है। थोड़ी सी सॉरी बच्चों, थोड़ी सी मिट्टी आप खोदिए, एक सेकेंड, ठीक है बच्चों, सॉरी वो हाथ से थोड़ा सा पेन स्लिप हो गया था, सॉरी फॉर दैट। चलिए तो श्वसन नलिकाओं की हम बात करें यहाँ पे, तो कीटों में हमें देखने को मिलती है बच्चों, किसमें देखने को मिलेगी, ये हमें कीटों के अंदर देखने को मिल जाती है। आई बात समझ? चलिए क्लोम गिल्स की बात करें, चलिए आर्थ्रोपोडा मोलस्का मछलियों में हमें देखने को मिलती है, अभी हमने बात कर ली। फेफड़े, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी, जबकि बुक लेंस किसमें देखने को मिले थे, हमें स्कॉर्पियंस में देखने को मिले थे, ठीक है। चलिए ये कंप्लीट होता है हमारा। अगली बात करें हम किसके बारे में, हमारे बारे में, अर्थात मानव श्वसन तंत्र के बारे में। महत्वपूर्ण है, प्रश्न आने शुरू होंगे, किस तरह से देखिए। पहली बात कर रहे हैं श्वसन मार्ग है यहाँ पे, और ये श्वसन अंग है। ये कौन सा मार्ग है, श्वसन मार्ग है, ठीक है। चलिए नाक, नासाकोष्ठ, ग्रसनी, स्वरयंत्र, श्वास नली, ब्रोंकियल श्वसनी और कुपिकाएं, यानी कि ये हमारे जो इंटरनल नेयर्स, एक्सटर्नल नेयर्स हैं, ये दो द्वार दिख रहे हैं आपके जो ऊपर है, मुख के ऊपर जो आपके लिप्स होते हैं, ये ओष्ठ हैं, ओष्ठ के ऊपर की तरफ दो द्वार हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, नासाकोष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नासाकोष्ठ बोलते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल नेयर्स होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल नेयर्स से शुरू होते हैं, कहां जाएगा, नेजल सेप्टम, नेजल सेप्टम नेजल वेस्टिब्यूल, फिर नेजल वेस्टिब्यूल से कहां जाएगा, ये नीचे की तरफ किसमें मालूम है, नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर से फिर ग्रसनी यानी कि इसोफेगस, फिर स्वरयंत्र यानी कि लैरिंक्स, श्वास नली, ठीक है, ट्रैकिया और ब्रोंकियल और श्वसनीय वक्ष यानी कि रेस्पिरेटरी, और फिर फाइनली कहां पे, एल्वियोलाई। आई बात समझ में, ठीक है। तो यह नाक से होती हुई है कुपिकाओं तक पहुंचती है, यानी कि हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से होती हुई है एल्वियोलाई तक पहुंचती है। तो पंथ जो पाथवे होगा, जो पथ होगा वो यही होगा, किसका, श्वसन मार्ग, इससे हम कह दें। आई बात समझ? चलिए श्वसन अंग कौन से हैं हमारे, लंग्स अर्थात हमारे फेफड़े, ठीक है। चलो अब देखिए नाक, नासाकोष्ठ, ग्रसनी, प्रघाण क्षेत्र, त्वचा क्षेत्र, रोमबाल। अब देखिए नासाकोष्ठ पेट की बात करें हम, तो हमारे जो एक्सटर्नल नेयर्स होते हैं, इसमें अंदर की तरफ क्या है, नेजल सेप्टम, सेप्टम की दोनों तरफ क्या है, यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, बाल प्रेजेंट होते हैं। ये बाल क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का कार्य करते हैं। जैसे आपने क्या करा, आपने जैसे ही सांस ली तो जो बाहर वातावरण में धूल भी है, मिट्टी भी है, कण भी है, सभी है, ठीक है, वो अंदर गए, तो जाने से पहले क्या है, हमारे इस जो हेयर उपस्थित होते हैं, ये क्या करते हैं, ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं। कैसे, ये डस्ट को यहीं पे ट्रैप कर लेते हैं, डस्ट को अंदर भीतर जाने नहीं देते। फिर क्या होते हैं, यहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ग्लैंड्स क्या करते हैं, यहाँ पे सीक्रेशन करते हैं, किसका, म्यूकस का, ठीक है। तो देसी भाषा में आप उसको क्या बोलते हो, जो भी बोलते हो समझ गए ना, बस। तो वो है, वो क्या करता है, यहाँ पे आपके डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है। फिर क्या करते हो, आप अंदर उंगली घुमाते हो और यूं बोल बना के ढिश्याओ फेंक देते हो। करा है कभी, सबने किया है बेटा बचपन में, किसको पता नहीं होता ना, नॉलेज तो भाई है, समझ गए। तो ये क्या है, यहाँ पर आपके ट्रैप करता है डस्ट पार्टिकल्स को, जिसको आप क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है, यानी कि नाक साफ करते हैं। आई बात समझ? चलिए रोम बाल और सीबेशियस ग्लैंड पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, सीक्रेशन करते हैं, किसका, अरे उसी जेली नाम पदार्थ का, जो क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, ठीक है। श्वसन अंग की हम बात करें, अंदर क्या होता है, कॉन्किया होता है और टर्बाइनल होता है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से, अंदर दोनों तरफ क्या होता है, टर्बाइनल वाला पार्ट होता है, ठीक है। घ्राण क्षेत्र की बात करें, शिनेडियन झिल्ली, यानी कि घ्राण मतलब सूंघना, ठीक है। तो हमारे सूंघने की क्षमता होती है वो कहां से, हम यहां से थोड़े सूंघते हैं, अंदर जाके यहाँ पे घ्राण क्षेत्र होता है, ठीक है ना, शिनेडियन मेम्ब्रेन बोलते हैं इसकी झिल्ली। जब कभी हमें जुकाम खांसी हो जाता है, जुकाम ही होता है ये मान लीजिए, श्लेष्मा झिल्ली के सूजने से, आती है बात समझ में, श्लेष्मा झिल्ली छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो सूजन जो होती है ना बेटा, तो यहाँ पे क्या होता है कि म्यूकस की जो है ना एक मोटी सी परत चढ़ जाती है। जब ये म्यूकस की मोटी सी परत चढ़ जाती है उसके ऊपर, प्रघाण क्षेत्र के ऊपर, तो क्या होता है कि कोई भी चीज को स्मेल होती है, जो खुशबू होती है या बदबू होती है, हमें नहीं आती है। अब मान लो किसी बदबू वाले इलाके में जा रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
है ना। अब खुशबू वाले इलाके में जा रहा हो, आपको हमने गुलाब के खेत में खड़ा कर दिया और फिर बोले कि आनंद लो। सर कैसे आनंद लें, हमने जुकाम हो रही है, इतनी मोटी लेयर जम गई, कुछ आएगी। फिर क्या करेंगे आप, जोर से लंबी सांस खींचेंगे, हाँ अब आई सर। वो कैसे आई, लेकिन आपने क्या किया, ज्यादा अमाउंट के अंदर लिया, तो जो थोड़ा बहुत था वो कहां तक पहुंचा, आपकी झिल्ली तक पहुंचा। आई बात समझ में। तो आपको क्या हुआ, स्वाद का और गंध का दोनों का ज्ञान हुआ। सर स्वाद का थोड़े होगा, स्वाद का तो जीभ पे होगा, हाँ तो गंध का तो हुआ ना, तो गंध का होता है। ठीक है, अब वो गंध है या दुर्गंध है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कहां खड़े हैं। ठीक, चलो देखो, अब देखो एक जोड़ी बाह्य नसों द्वार डायरेनस स्थिति में होते हैं ऊपर की तरफ। तो ये कैसी स्थिति है, देखो आप डायरेनस स्थिति होती है। ठीक है, आई बात समझ में। होंठ के ऊपर बाहर की तरफ खुलते हैं, तो ये देखिए होंठ के ऊपर और बाहर की तरफ खुल रहे हैं। ठीक है, नासा मार्ग द्वारा नासा कक्ष तक पहुंचते हैं। ये कक्ष कौन सा है, ये देखिए नासा कक्ष है पूरा। आई बात समझ में। दोनों नासा कोष्ठ एक दूसरे से हाइलिन उपास्थि द्वारा जुड़े, विभेदित अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, हाइलिन उपास्थि है। टिप ऑफ नोज किसका उदाहरण था, हमने बात करी नेजल सेप्टम वाला। नेजल सेप्टम किसका उदाहरण था, याद कीजिए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था हमने। जंतु उतक की हमने बात करी थी, किसकी, हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ है। और ये टिप ऑफ नोज किससे बनी है, अरे इलास्टिक कार्टिलेज से बनी है ना। अरे फिर जवाब दो, क्यों नहीं देते हो, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, याद रखना। ठीक है, चलिए अब देखिए, प्रत्येक नासा कोष्ठ का अग्रभाग नासा प्रकरण यानी कि नेजल वेस्टिब्यूल कहलाता है। तो अग्रभाग क्या है यहाँ पे, वेस्टिब्यूल रीजन है। ठीक है, और फिर ये अंतःखंड यानी कि इन्वेजिनेशन द्वारा बनता है, कब, परिवर्धन के दौरान। ये जो आपका नेजल वेस्टिब्यूल रीजन है, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि भ्रूण का जो परिवर्तन होता है उस दौरान यह बनता है, यानी कि किसके, स्किन के इन्वेजिनेशन से बनता है, याद रखना। ठीक है, और अंत इस भाग में सीबेशियस ग्रंथियां पाई जाती है। क्या बनती है, सीबेशियस ग्लैंड पाई जाती हैं। ग्लैंड का मतलब ग्रंथियां कुछ ना कुछ क्या करेगी, स्त्रावण करेगी। ठीक है, जिसके कारण धूल के कण अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो आ गई ना बात, क्या निकाल रही है, चिपचिपा सबस्टांसेस। ठीक है, म्यूकस सीक्रेट कर रही है, उसमें क्या हो, ट्रैप हो गए सारे के सारे, और फिर हमने क्या किया, उसको रवाना कर दिया बाहर, कैसे, फुटबॉल की तरह। ठीक है, चलो नासा कोष्ठ का पश्च भाग पर 3 अस्थियां कॉन्काई प्रेजेंट होती हैं, बने होते हैं, ये पाए जाते हैं। आई बात समझ में। चलिए, नासापथ में बहुत से स्थानों पर ये अस्थियां क्या होती हैं, अतिवृद्धि यानी कि आउटग्रोथ बनाती है, जिसे टर्मिनल कहते हैं। क्या है, टर्मिनल। ये देखो आउटग्रोथ बना रही है, ये आउटग्रोथ दोनों तरफ, इसको क्या बोल देंगे, इसको टर्मिनेट्स बोल देंगे। ठीक है, चलिए, तो इनकी अतिवृद्धि के कारण से क्या होता है, नासापथ लंबा एवं सर्पिला आकार का होता है। कैसा, सर्पिला। अब सोचो कि आप ये सर्पिला क्यों है, इसको हम क्या बोलते हैं, जिग जैग बोलते हैं। जिग जैग क्यों बोलते हैं, बेटा हवा आई, हवा हवा है हवा मुझको बता दे, हैं, हवा आई, हवा आई 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 आई। अब ये इतनी पहाड़ों से टकराती हुई जाएगी, तो जो गर्म हवा होगी वो ठंडी जाएगी। पहले गर्म हवा की बात कर लें, गर्मियों में गर्म हवा घुसती है नाक में। ठीक है, तो ये हवा यहां से गई, अंदर टकराई, ये सारे पहाड़ बना रखे हैं मैंने साहब, लो टर्मिनल से है। ठीक है ना, तो क्या है, यहां पे घूमती भी जाएगी, तो कैसे जाएगी, टकरा टकरा के ठंडी हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने यहां पे दे दी ब्लड वेसल्स सप्लाई, ठीक है, विच सप्लाई है ब्लड की, यहां पे सप्लाई डाल दी मैंने साहब, ये लो सप्लाई है, तो क्या होगा, अब मैं गया रोहतांग, मैं गया कश्मीर, ठीक है, स्विट्जरलैंड भेज दूं, चलो स्विट्जरलैंड चलते हैं। ठीक है, स्विट्जरलैंड चला गया साहब, कड़ाके की ठंडी पड़ रही है, लेकिन मेरे को सांस तो लेनी है। मैंने सांस ली, सांस अंदर गई अंदर गई अंदर गई अंदर गई अंदर गई। अब यहाँ पे क्या रिच ब्लड सप्लाई है, तो क्या हो गई, ठंडी सांस अंदर आई, कैसे होगी, गर्म हो गई सर, कैसे हो गई, बस हो गई, ये तो बात है, हो गई रंग गर्म। ठीक है, अब ये सांस गर्म हो गई, तो आपने क्या हुआ, आपकी बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से आपने उसको नियत कर लिया। आपकी बॉडी ने आपके टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, 33 डिग्री को देख के आपको एयर दे दी। आई बात समझ में। इसीलिए तो हमें एहसास नहीं होता किसका, ठंडी में हाँ अंदर गई गर्म हो गई, और गर्मी में अंदर बाहर से गर्म गई और अंदर ठंडी हो गई। आई बात समझ में, प्रकृति बनाने वाले की काया। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, तो ये फेफड़ों तक पहुंचने से पहले वायु के तापमान को शरीर के तापमान के समान ले आती है, तो ले आई ना, आगे बात समझ में। चलो, अनचाहे पदार्थ जैसे धूल को फेफड़ों तक पहुंचने में बचाती है। मुख्य कार्य और है कि कोई धूल का कण गलती से क्या होता है, अगर मान लीजिए बालों में नहीं रुका, कोई ना कोई नकटा कण हो गया, ठीक है, अब वो नट्टा कण अंदर जाके निकल गया, मान लो कि अल्लाह मैं तो घुस गया, अब क्या करोगे, तो बेटा कोई बात नहीं, तो घुस आगे तेरे को दिख रहा नहीं है क्या, अभिमन्यु का जाल है बेटा पूरा, ये अंदर आएगा ना, वापस बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे सैनिक यहाँ भी खड़े होते हैं, आगे बात समझ में। तो धूल के कणों को भी ट्रैप पर क्या करता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है बच्चों, चलिए क्लियर। नेक्स्ट बात करें, चलिए, इनकी अतिवृद्धि क्या होती है, आउटग्रोथ का कुछ भाग यानी कि घाण उपकला ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम बनाती है, यानी कि ऑल्फैक्टरी को क्या बोलते हैं हम, सूंघना।
ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? शिनेड्रियन मेम्ब्रेन, शिनेड्रियन कला भी बोलते हैं, का बना हुआ होता है, जबकि कुछ भाग कूट स्तरित स्तंभी सिलियर ग्रंथि का होता है। यानी कि कैसा? अब ध्यान रखना, इसका जो मुख्य भाग है केवल कहां मिलेगा? ये आपको नासा वाले भाग में ही मिलेगा। किसका? हमने बात करी थी PSCCGE, किसकी? PSCCGE। सर ये क्या है? अरे भाई फुल फॉर्म है किसकी? सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलुमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलुमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम की। तो किसकी? कुछ भाग कूट स्तरित स्तंभीय सिलियुक्त ग्रंथिल उपकला का होता है। तो क्या हो गई? ये सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार सिलेटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये उपकला का बना हुआ होता है भाग, जिसको हम क्या बोलते हैं? PSCCGE बोलते हैं। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगली बात करें हम किसकी? फेरिंग्स के बारे में। तो फेरिंग्स क्या है? यहाँ पे नासा कक्ष आंतरिक नासा द्वार है, कोनी द्वारा नासा ग्रसनी में खुलता है। नासा कक्ष नासा ग्रसनी में खुलती है, जो कि ग्रसनी का एवं एक भाग ग्रसनी एक भाग भोजन के लिए उभयिष्ट मार्ग होता है, ठीक है। आ गई बात समझ में? ये देखिए, ये हार्ड पैलेट हो गई, ये सॉफ्ट पैलेट हो गई, ये नेजल कैविटी हो गई, ठीक है। नेजल चैम्बर है, यहाँ से भीतर की तरफ जाएंगे तो क्या है? यूविला अटका हुआ है, इंटरनल को कवर अप करता है जब हम भोजन को निगलते हैं, डेग्लूटिशन करते हैं। आई बात समझ में? टंग का क्या रोल है? यहाँ पे टंग क्या है? मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, हमने पढ़ रखा है। क्या होती है? एक्सटेंसिव और इंटरेस्टिंग मसल उपस्थित होती है, तो क्या करती है? इसको मूवमेंट कराने में और बाहर अंदर बाहर करने में हेल्प करती है। टीथ उपस्थित होते हैं, क्या करते हैं? ये काम करते हैं भोजन को मस्टिकेट करने का, भोजन को छोटे टुकड़ों में काटने का कार्य करते हैं। जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन को काट लेते हैं तो हम क्या करते हैं? जीभ की सहायता से इसको घुमाते हैं, ठीक है। लार निकलती है, तीन तरह के सैलिवरी ग्लैंड की बात करी थी हमने, पैरोटिड की बात करी थी, सबमेंडिबुलर सबमैक्सिलरी की बात करी थी, ठीक है। वाटन्स डक्ट की बात करी थी, स्टेनसन डक्ट की बात करी थी, याद है आपको? ठीक है ना। चलिए, तो यहां से क्या होता है? सलाइवा मिक्स हुआ, सीधे बोलस बना, बोलस बन के कहां पहुंचा? सीधे इसोफेगस में पहुंचा। इसोफेगस में किसी भी प्रकार क्या होता है? कोई डाइजेशन नहीं होता है, याद रखना है बात। लेकिन क्या होते हैं? कुछ म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, क्या करते हैं? चिपचिपा कर देते हैं बोलस को, गले में अटक नहीं देते। पेस्टिसिस का मूवमेंट होता है, संकुचन होता है। आ गई बात समझ में? चलिए फिर नीचे क्या जाता है? ये वाला बात क्या है? लेरिंग्स है, इसको क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स बोलते हैं। इस पे क्या था? ग्लोटिस कवर करता है किसको? एपिग्लोटिस। यानी कि होता क्या है? देखिए, ये देखिए, समझिएगा, ये क्या है? ग्लोटिस है, इसके ऊपर ये क्या उपस्थित है? एपिग्लोटिस है। तो बेटा ये नहीं कि ढक्कन बंद होता है, ये ढक्कन बंद नहीं होता, नोटिस करना, ये ढक्कन कभी बंद नहीं होता। ये जो ग्लोटिस है ना, ये पूरा का पूरा ऊपर उठ जाता है, ठीक है। फील करोगे ना फील? चलो फटाफट से अब एक खुद से कुछ निकल के देखो, निकल के देखो। अब आपने निकला, हुआ क्या? महसूस करो, जो ग्लोटिस का पार्ट है ना, वो ऊपर हुआ है, ना कि कोई ढक्कन बंद हुआ है। क्या हुआ है? ग्लोटिस ऊपर हुआ है, ना कोई ढक्कन बंद हुआ है। तो ग्लोटिस क्या होता है? यहाँ पूरा ऊपर उठता है। आई बात समझ में? चलिए, तो ये चीज हो गई। आगे बात करते हैं किसकी? लैरिंग्स की, स्वर यंत्र की, यानी कि ध्वनि पेटिका, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्वर निकालते हैं, ध्वनि निकालते हैं। अभी मैं निकाल रहा हूं, ठीक है। एक उपास्थि में पेटिका होती है जो ध्वनि उत्पादन में सहायता करती है, इसको ध्वनि पेटिका भी कहते हैं, यानी कि स्वर यंत्र भी कहते हैं। भोजन को निगलते समय घाटी यानी कि ग्लोटिस एक पतली लोचदार इलास्टिक उपास्थि फ्लैप कटल रस से ढक जाती है। क्या बोला हमने? बताई थी ना आपको अभी, एपिग्लोटिस और ग्लोटिस वही होती है, जिससे भोजन ग्रसनी यानी कि फेरिंक्स से कंठ में प्रवेश ना कर सके। अगर गलती से कंठ में प्रवेश कर गया तो व्यक्ति स्वर्ग सुधार सकता है, ठीक है। कभी कभार देखा होगा ना, बात करते करते खाना खाते हैं तो कुछ छोटा पार्टिकल क्या है? खांसी से निकलाता है, खांसी आ जाती है एकदम से, किसमें? वो कहाँ चला जाता है? हमारे श्वसन वाले जो पाइप है, एयर पाइप है, उसके अंदर चला जाता है, विंड पाइप के अंदर, ठीक है। तो छोटा मोटा पार्टिकल क्या, तो वो तो क्या होता है? जैसे रिफ्लेक्स सेक्शन होता है, वापस से बाहर आ जाता है। अगर मान लीजिए कोई बोलस का बड़ा टुकड़ा अगर गलती से चला गया तो फिर तो समझ लीजिए आप बहुत भारी काम हो जाता है, ठीक है। फिर तो क्या करते हैं? यहाँ से कट लगा के ऑपरेट करते हैं, कोशिश करते हैं निकालने की। अगर टाइम रहते निकल गया तो, और नहीं निकला, सांस नहीं आई, तो नथिंग। डॉक्टर क्या बोलता है फिर? फाइनली नो मोर, ठीक है। तो ध्यान रखना चाहिए, कभी भी पुराने लोगों ने बहुत सही चीज बनाई है, खाना खाते वक्त समय बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब दिमाग अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो गया, उसने खाने को आपके फूड पाइप में न डाल के अगर उसने आपके विंड पाइप में डाल दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें, एपिग्लोटिस। ये देखो क्या है, ये रहा एपिग्लोटिस, ढक्कन, ठीक है। ग्लोटिस पीछे, ये देखिए कैसा, ये तो आपको दिखाया वेंट्रल व्यू, ये कैसा है? डोर्सल व्यू है, ठीक है। आगे बात समझ में? ये देखिए वेंट्रल, ये वाला व्यू कैसा है? वेंट्रल व्यू है, ये कैसा है? डोर्सल व्यू है, ठीक है। चलिए, ये देखो क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज इसमें उपस्थित होती है, ये कार्टिलेज जो सेंटोरल उपस्थित है, इसमें एटेन्यूएट कार्टिलेज होती है, ठीक है। और सैजिटल प्लेन देखिए इस तरह से क्या बन रहा है, ये कंप्लीट जो है पूरा सैजिटल प्लेन बन जाता है। आई बात समझ में? ठीक है। चलिए संख्या और नाम की बात करें, आकृति, अभिलक्षण, गुण, उपास्थि का प्रकार। एक थायराइड की बात करें, कंठ की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। थायराइड की बात करें तो क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है कंठ की, ठीक है। पार्श्व पर सक्रिय, पृष्ठ पर अनुपस्थित सी आकार की होती है। किससे अस्थिर है उपस्थिति का आकार? हाइलिन कार्टिलेज।
एक क्रिकॉइड होती है, मुहर रूपी सिग्नेट शेप यानी कि अंगूठी के रिंग के समान होती है। ठीक है, पृष्ठ भाग पर चौड़ी और पार्श्व में सक्रिय आधार पर रेशा समान होती है। ये भी हाइलाइन कार्टिलेज की बनी हुई होती है। सॉरी बच्चों। दो एरिटोनोइड की बात करें, उपास्थि शंक्वाकार आकृति की होती है, हाइलाइन कार्टिलेज की बनी होती है। यानी कि ए थायराइड, क्रिकॉइड और एरिटोनोइड किसकी है? हाइलाइन कार्टिलेज की है। जबकि सेंटरोनी जो उपास्थि होती है ये एरिटोनोइड उपास्थि के ऊपर गोलाकार उपास्थि में कंठ की सबसे छोटी उपास्थि बोलते हैं। किससे होती है? ये प्रत्यास्थ होती है। आई बात समझ में? और दो क्यूनिफॉर्म उपास्थि की बात करें तो ये भी कैसी होती है? प्रत्यास्थ होती है। ठीक है, चलिए। ठीक, श्वसन मार्ग के बारे में हम अब चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए। तो बच्चों श्वसन मार्ग की बात कर ली थी हमने। अब देखिए यहां पर सबसे बड़ी बात आपको क्या दिख रही है? स्वर यंत्र की बात करें तो स्वर यंत्र में क्या निकलेंगे? स्वर निकलेंगे हमारे। ठीक है, बचपन में पढ़ते हुए आ रहे हैं अ आ इ ई ओ। ठीक है, पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहां से सिर्फ स्वर निकलता है। स्वर मतलब हम बोले सिर्फ वायु निकलती है। उस वायु जो किस पे टकराती है? वायु जब हमारी वोकल कॉर्ड पर टकराती है तो उससे क्या होती है? स्वर उपत निकलते हैं। ठीक है, और ये स्वर हम जो निकालते हैं वो किसकी सहायता से निकालते हैं? हमारी जिह्वा के सहायता से निकालते हैं। यानी कि टंग का जो मूवमेंट होता है उससे हम क्या करते हैं? वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, अब वो बोली चाहे कोई सी भी हो वो आप पे डिपेंड करती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में कौन हेल्प कर रहा है? यहाँ पे जो हमारी जिह्वा है वो कर रही है, और यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स जो है वो कर रही है। तो इनमें क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। क्या होता है? वाइब्रेशन आता है। ठीक है, चलिए। तो कंठ ध्वनि उत्पादन अंग है जिसमें दो प्रकार के स्वर रज्जु अर्थात वोकल कॉर्ड्स होती हैं, उपस्थित होते हैं। मिथ्य स्वर रज्जु यानी कि फॉल्स वोकल कॉर्ड, सत्य स्वर रज्जु को नमी की प्रदान कराती है। तो क्या करती है? जो फॉल्स वोकल कॉर्ड है ये पीछे की तरफ होती है। ठीक है ना, ये क्या कर रही है? इसको नमी प्रदान करवा रही है, प्रोटेक्ट कर रही है एक तरह से। और सत्य यानी कि ट्रू वोकल कॉर्ड ध्वनि उत्पादन का में सहायता करती है। तो देखा आपने, देखो ये दोनों वोकल कॉर्ड दिख रही है आपको। ठीक है ना, ये दोनों वोकल कॉर्ड है। तो क्या होता है? यहां से ध्वनि कैसे निकलती है समझना बात को आप। ये जैसे ही विंड पाइप में एयर गई वापस बाहर आती है, तो इनहेलेशन कर रहे हैं, एक्सहेलेशन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो एक बात बताओ, जब आप बोलते हो, मैं आपसे कहूं कि सांस भर रही है, बोलते ना हम सांस भर रही है, अभी ट्राई करो आप सांस लो, ले ली आपने, मुंह में भर ली। ठीक है ना, अब या तो आप रोक के भर रहे हो, तो रोक में क्या होगा? रोकने में आप सांस को बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, सांस बाहर निकल रही मतलब वायु बाहर आ रही है, तो हम बोल पा रहे हैं। देखिए, ठीक, तो मैं जितना बोला मैंने उतनी क्या करी? वायु ले ली, बाहर निकाल चुका, थोड़ी सी बची थी मैंने बाहर निकाल दी। यानी कि हमारे वायु के बाहर निकलने से क्या हो रहा है? इन वोकल कॉर्ड में कंपन हो रहा है, वाइब्रेशन आ रहा है, उसी की वजह से क्या है? साउंड जनरेट होता है। होता है नहीं होता है? होता है। अरे गिटार के तार होते हैं ना, कॉर्ड्स, गिटार तो देखिए आपने, गिटार के तार को जब कस के बांधते हैं और उस पर हम टन करते हैं हाथ से, अंगूठे से, क्या होता है? साउंड आता है ना, अलग अलग पिच का। कोई धीरे बंधी हुई तो धीरा साउंड होगा। ठीक है ना, कोई तेज बंधी हुई तो और बारीक साउंड होगा। ठीक है, किसी का मोटा साउंड होगा। आई बात समझ में? अब हमारे अंदर तो क्या है, अगर मेल की बात करो थोड़ा क्या होती है? मोटी और भारी आवाज होती है, जबकि फीमेल में बहुत पतली होती है, इस तरह से निकलती है ना। चलिए, कैसे आवाज होती है? बहुत पतली आवाज हो जाती है। समझिएगा बात को बेटा। यहां पे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, यहां से भी प्रश्न बन जाता है कि ट्रू वोकल कॉर्ड जो है वो उसको जो नमी प्रदान कर रही है वो कौन करती है? फॉल्स वोकल कॉर्ड करती है। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब देखिए लैरिंग्स की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे क्या है? ये आपको देखो सी शेप क्या दिखाई दे रही है? ये ट्रेकिया पूरी, यहाँ पे क्या है? कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, 16 to 20 याद है? ट्रेकिया, राइट वेन ब्रेंकस, यहाँ पे क्या है? इस पार्ट से ये फिफ्थ थोरेसिक से ये डिवाइड हो जाता है। कहां से? देखो फिफ्थ थोरेसिक से। कहां से डिवाइड हो रहा है? ये फिफ्थ थोरेसिक भाग से डिवाइड हो जाता है। चलिए आगे बात कर लें। अब किसकी बात करें? श्वसन मार्ग ही चल रहा है हमारा। क्या आ गए? हमारे फेफड़े आ गए, अर्थात लंग्स आ गए। अब देखो लंग्स क्या है? ये हमारे लंग्स जो हैं विस्तृत होते हैं, अच्छे खासे होते हैं। ठीक है, क्या है? एक तरह से बात करें, एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन क्या है? इसमें मसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। क्या है? एक थैलीनुमा संरचना है ये, लेकिन इसमें मसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। खुद से क्या करता है? खुद से ना तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ना खुद से ये रिलैक्स कर सकता है। ये किससे जुड़ा रहता है? ये हमारी अस्थियों से जुड़ा रहता है। ये हमारी जो रिबकेज होती है ना, रिबकेज से, इन रिबकेजों से ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक, और इनके भीतर क्या होती हैं? एल्वुलाई होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? कुपिकाए बोलते हैं, जो क्या इसकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट हो जाती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो लंग्स है इसकी बाहर की जो कवरिंग होती है इसको क्या बोलते हैं? विसरल प्लूरा बोलते हैं। और अंदर की जो कवरिंग होती है इसको क्या बोलते हैं? पैराइटल प्लूरा बोलते हैं। इन दोनों कवरिंग के बीच में, यानी कि ये दोनों कवरिंग है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है? ये कैविटी है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल कैविटी बोलते हैं। और इस प्लूरल कैविटी में क्या भरा हुआ होता है? प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है इसके अंदर? प्लूरल फ्लूइड।
प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, अब चलो इसकी बात करें तो ये क्या है, राइट प्राइमरी ब्रंकस में राइट सेकेंडरी ब्रंकस, फिर राइट टर्सरी ब्रंकस, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रंकस जो इसमें डिवाइड हो जाते हैं, बिल्कुल महीन महीन छोटे छोटे। ठीक है, आई बात समझ में। फिर क्या है, राइट ब्रोंकियल और राइट टर्मिनल ब्रोंकियल बन जाता है। आ गई बात समझ में। चलिए अब ब्रोंकियल की ब्रोंकियल कैसे बनती है, देखिए ऊपर वाला पार्ट क्या है, तो लैरिंग्स का पार्ट होगा जो हम अभी कवर अप कर चुके हैं। यहाँ ऊपर क्या है, ये एपिग्लोटिस, क्या है, एपिग्लोटिस है। ठीक है, नीचे की तरफ बात क्या करते हैं, ट्रेकिया। ट्रेकिया में क्या, सी शेप 16 रिंग है, 16 to 20। आई बात समझ में। चलिए ट्रेकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर ब्रोंकियो, टर्मिनल ब्रोंकियोस। आ गई बात समझ में। चलिए ठीक है, कंप्लीट। अब नीचे की तरफ देखिए ये क्या है, डायफ्राम होता है। ठीक है, तो हमारे जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, इनका जो आधार होता है, बेस होता है, वो क्या होता है, डायफ्राम होता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, अरिय पेशियां पाई जाती हैं। कैसा ये सबसे ज्यादा मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहाँ देखिए लंग्स में मसल्स नहीं है, पेशियां उपस्थित नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा पेशियां कहाँ मिल रही है आपको, डायफ्राम में मिल रही है। ठीक है, तो ये डायफ्राम क्या करता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है, कैसा होता है, इसमें अरिय पेशियां पाई जाती है, रेडियल मसल्स जिनको हम बोलते हैं। आई बात समझ में। इनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो वैसे तो इसकी आकृति कैसी होती है, गुंबदाकार होती है। कैसा दिखाई दे रहा है आपको, गुंबद की तरह। लेकिन जैसे हम इंस्पायरेशन करते हैं यानी कि अंतःशोषण करते हैं, तो अंतःशोषण की क्रिया में कैसा रहता है, बिल्कुल चपटा हो जाता है। कैसा रहता है, फ्लैट हो जाता है। अभी बात करेंगे इसके बारे में भी। चलिए, तो श्वास नली क्या है, एक सीधी 2.5 सेमी व्यास वाली नलिका है जो वक्ष गुहा के मध्यम तक फैली होती है, और 5वीं वक्ष यानी कि 5th वर्टिबल कॉलम पे क्या हो रही है, ये कशेरुका तक जाकर ये दाईं और बाईं और 2 प्राथमिक श्वसनियों में बढ़ जाती है, यानी कि ब्रोंकाइल्स में डिवाइड हो जाती है। प्रत्येक श्वसनी कई बार विभाजित होते हुए द्वितीयक एवं तृतीयक श्वसनिकाओं का निर्माण करती है और बहुत पतली श्वसनाओं में समाप्त होती है। कितनी, बहुत महीन महीन। ठीक है, श्वास नली प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक श्वसनी तथा प्रारंभिक श्वसन नलिकाएं अपूर्ण उपास्थल वाली यानी कि इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग से क्या होती है, सपोर्टेड होती है। आ गई बात समझ में। चलिए बात कर चुके हैं। अब देखिए, अब हमारे श्वसन मार्ग की बात कर लें तो पहले क्या है, 2 नसा द्वार है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स कहाँ जाएगी, वेस्टिब्यूल रीजन। यहाँ पे क्या हो रहा है, हेयर्स और सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट है। आ गई बात समझ में। फिर कहाँ पहुंचेगी, नेसल चैम्बर में। तो यहां से क्या गई, हवा गई भीतर। क्या गई बच्चों, यहां से बाहर, यहां से हवा भीतर गई। क्या गई भीतर, हवा। ठीक है, यहां पे क्या हुई, इसका फिल्टर हुआ यानी कि छनना। ठीक है, फिर यहां पे क्या, नेसल चैम्बर में यहां पे क्या, इसका तापमान नियंत्रण, ठंडा होना, ठंडा अथवा गर्म होना। ठीक है, फिर क्या पहुंची, इंटरनल लेयर्स के थ्रू सीधे किसे आ गई, ये नेसोफेरिंग्स वाले भाग में यानी कि नाक के पिछले भाग में, जहां पे क्या इंटरनल लेयर्स है। ठीक है, फिर कहां पहुंची, फेरिंग्स में। ठीक है, फेरिंग्स से लेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, यहाँ पे कॉमन पाथवे था किसका, फूड का और एयर का। ठीक है, फिर कहां पहुंची, लेरिंग्स में। लेरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से प्राइमरी ब्रोंकस, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी सेगमेंट और ब्रोंकस तक होती हुई कहां पहुंच गई, ये ब्रोंकाइल ट्री पे। और टोटल टर्मिनल ब्रोंकाइल से टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकस, फिर एल्वुलर डक्ट, फिर एट्रिया, फिर एल्वुलर सेक और फाइनली एल्वुलाई। ठीक है, सीक्वेंस तो आपको याद रखना ही पड़ेगा बच्चों, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सीक्वेंस है, याद रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो फाइनली पहुंचना कहां तक है, एल्वुलाई तक पहुंचना है, क्योंकि एल्वुलाई क्या है, यहाँ पे फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट हो जाती है। जो गैसों का विनिमय होगा, आदान प्रदान होगा, ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, वो कहां होगा, एट एल्वुलाई लेवल पे होगा। और फिर एक किस पे होगा, एट टिश्यू लेवल पे होगा। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एल्वुलाई लेवल की बात कर रहे हैं। आगे बात समझ में। तो एल्वुलाई एक ह्यूमन के अंदर के लम्स में बात करो 300 मिलियन होती है। कितनी होती है, 300 मिलियन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक प्रश्न और बनता है, कई बार पूछा भी गया है कि हम हमारी त्वचा से सांस क्यों नहीं ले सकते। सोचिए भाई, हम हमारी त्वचा से सांस क्यों ले सकते हैं, सर नहीं ले सकते, ले सकते हैं क्या, हाँ सर ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं बताओ भाई, हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि हमने क्या बात करी थी, अरे भाई हमारी क्या है, स्किन ऊपर से रिजिडिटी दे रही है। एपिथेलियम की बात करी थी, कौन सी, कंपाउंड एपिथेलियम है। आ रही है बात समझ में। यानी कि क्या है, सरफेस एरिया कम है पहली चीज तो। क्यों सर सरफेस एरिया कैसे कम है, बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन, तो पूरी कवर किया हुआ है। हाँ तो मैं मना नहीं कर रहा ना, लेकिन बेटा सरफेस एरिया फिर भी कम है। ठीक है, लीस्ट ब्लड सप्लाई है। ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट है, लीस्ट ब्लड सप्लाई है, तो हम नहीं कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया चाहिए। ठीक है, ब्लड सप्लाई हैवी ब्लड सप्लाई चाहिए, तो कहां मिलेगी, लंग्स में मिलती है। आई बात समझ में। ठीक है, अब एक अगर हम एरिया की बात करें तो पता है हमारी कोशिकाओं का जो एरिया कितना होता है, एक टेनिस कोर्ट के बराबर होता है। कितना होता है, एक टेनिस कोर्ट। यानी कि हमारे फेफड़ों में हम एक पूरा टेनिस कोर्ट लेकर बैठे हुए हैं।
सोचिए आप, कुदरत है, कुदरत। ठीक, चलिए, तो ये वाला कौन सा जोन हो गया हमारा, एक्सचेंज यानी कि रेस्पिरेटरी जोन हो गया, और ये वाला जो पार्ट है हमारा यहां तक का वो कौन सा हो गया, कंडक्टिंग जोन हो गया। ठीक, याद रखिएगा। चलिए, टर्मिनल ब्रोंकियोल, ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, एल्वेलर यहां तक आ गया, फिर एल्वेलर डक्ट्स आ गई, ये देखिए एल्वेलर, और फाइनली क्या है ये गुच्छे, अंगूर के गुच्छे जैसी संरचना होती है, इनको क्या बोलते हैं हम, एल्वुलाई बोलते हैं, और अंदर की तरफ क्या है ये गुच्छों के, ये एट्रिया होती है। ठीक है, और ये क्या बना हुआ है, पूरे सैक, बैग लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, एल्वुलर सैक उपस्थित है। ठीक है, चलिए, यहां श्वसन मार्ग के दो भाग हैं, एक तो चालन भाग होता है और एक श्वसन भाग होता है। तो बाह्य नासा छिद्र से लेकर अंतःश्वसनी यानी कि टर्मिनल ब्रोंकियल तक का चालन भाग हो जाता है। ठीक है, श्वसन श्वसनिकाओं से लेकर कुपिकाओं यानी कि एल्वुलाई तक का भाग क्या कहलाता है, हमारा कंडक्टिंग जोन यानी कि श्वसन भाग, सॉरी रेस्पिरेटरी जोन कहलाता है, जबकि चालन भाग हमारा कंडक्टिंग जोन कहलाता है। आई बात समझ। चलिए, चालन भाग में वायुमंडलीय वायु को कुपिकाओं तक संचालित करता है, इसे बाहरी कणों से मुक्त करता है, हमने बात कर ली है। आर्द्र करता है यानी कि इसका क्या करता है, नम गर्म है तो ठंडी, ठंडी तो गर्म। ठीक है, तथा वायु को शरीर के तापक्रम के हिसाब से नम रखता है तक ले जाता है। विनिमय भाग में वास्तव में आदान प्रदान की इकाई है जो रक्त एवं वायुमंडलीय वायु के मध्य में, वायुमंडलीय वायु के बीच में O2 और CO2 का वास्तविक मिश्रण स्थल है। इसमें क्या होती है, सी आकार की उपस्थिति में छल्ले यानी कि वलय, हमने बात करी थी कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती हैं, से प्रारंभिक श्वसनिका तक उपस्थित होते हैं। आई बात समझ में। ठीक है, कैसे होती है, इनकम्प्लीट होती है, डोर्सल पार्ट। ठीक है ना, ये कौन सा हो गया, पीछे आगे वाला तो वेंट्रल है, ये पीछे वाला डोर्सल है, समझ गए। जैसे देखो ये क्या है, वेंट्रल है। ठीक है, वेंट्रल तो क्या है, पूरी कंप्लीट है, लेकिन अगर मैं डोर्सल घूम जाऊं तो ये पार्ट कैसा हो गया, डोर्सल यहाँ क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, ट्रैक्युलरिस मसल्स होते हैं। क्या होते हैं, ट्रैक्युलरिस मसल्स, कुछ इस तरह से व्यवस्था होती है, मानो आप। ठीक है, ये लो, ये क्या है, ट्रैक्युलरिस मसल्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक तरह से इसको पिचकने से बचाते हैं, किसको, एल्वुलाई को, सॉरी किसको, हमारे जो श्वसनिका होती है ना उसको, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचा देते हैं। आई बात समझ में। पाइप देखा आपने, पानी का पाइप। ठीक है, हम क्या करते हैं, पानी के पाइप में हम छल्ला लगाते हैं ना, एक मार्केट से लेके आते हैं, उसमें क्या होता है, आगे की तरफ से वो खुला रहता है और पीछे की तरफ से पूरा पैक रहता है। तो हम क्या करते हैं, उसको छोटा छोटा करके प्लायर से उसको टिका रहते हैं, तो वो लॉक हो जाता है, फिर वो निकलता नहीं है। तो इस तरह से छल्ला होता है ये। ठीक है, रिंग होती है। आई बात समझ में। चलो, एल्वुलाई अर्थात कुपिकाएं फेफड़ों की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई यानी कि फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट है, हम बात कर चुके हैं। लगभग 300 मिलियन उपस्थित होते हैं, दोनों को मिला के, है ना। कोशिकाएं पाई जाती जिन्हें क्या बोलते हैं, न्यूमोसाइट्स। हाँ, इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती, कौन कौन सी, न्यूमोसाइट फर्स्ट और न्यूमोसाइट सेकेंड। अभी बात करेंगे क्या क्या काम करती है, लिसिथिन बनाएगी। चलो, बाहर की तरफ क्या होती है, पीत तंतु संयोजी तक पाया जाता है, यानी कि पीत तंतु मतलब येलो, फाइब्रस, कनेक्टिव टिश्यू। आ गई बात समझ में। अगर व्हाइट कर दोगे तो पत्थर हो जाएगी, पत्थर नहीं करनी है, क्या करनी है, पीली ही रखनी है। ठीक है, यानी इलास्टिसिटी रहेगी इसके अंदर, समझ गए। चलो, ठीक है, न्यूमोसाइट्स दो प्रकार के हो गए, न्यूमोसाइट फर्स्ट हो गया और न्यूमोसाइट सेकंड हो गया। ठीक है, तो न्यूमोसाइट फर्स्ट में क्या हो रहा है, बहुत सारी एवं छोटी होती है एवं गैसीय विनिमय में सहायक होती है। ठीक है, अंदर देखो ये क्या है, यहाँ पे न्यूमोसाइट से न्यूमोटाइट टाइप 1 हो गई, ये न्यूमोसाइट प्रेजेंट है टाइप 2 हो गई, और क्या होती है, यहाँ पे डस्ट सेल प्रेजेंट होती है, मैक्रोफेज की तरह काम करती है। ठीक है ना। चलो, कुछ बड़ी आकार की हम बात करें, ये भी पूछ लेता है, यहाँ पे अंदर कौन सी सेल होती है, डस्ट सेल पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, चलिए न्यूमोसाइट सेकंड की बात करें, कुछ बड़ी आकार की होती है जो लेसिथिन का स्रावण करती है, महत्वपूर्ण है। न्यूमोसाइट सेकंड क्या करती है, यहाँ पे लेसिथिन का निर्माण करती है। लेसिथिन क्या है, एक तरह का फॉस्फोलिपिड होता है। लेसिथिन एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड है जो कि षट सक्रिय कारक होता है, जो सतही घर्षण को कम करता है एवं हमेशा कुपिका को फूली हुई रखता है, यानी कि कुपिका को कोलैप्स होने से, पिचकने से ये क्या करता है, बचाता है। ठीक है, ताकि प्रभावी गैसीय विनिमय आसानी से हो सके। तो एक बात ध्यान रखना, मुझे बताओ, छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो रोता क्यों है, बताइए बताइए बताइए। सबके घर में छोटे बच्चे हुए हैं, ठीक है, बच्चा पैदा तो रोता क्यों है, बेटा रोने का बहुत बड़ा कारण है। क्यों, क्योंकि जब तक माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तो वो क्या होता है, माँ से ही सब कुछ प्राप्त करता है, अर्थात भोजन, पानी, श्वास, सब कुछ। ठीक है, तो यानी कि जो उसके लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, वो कैसे होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं। लेकिन जब वो नॉन फंक्शनल है तो उसको फंक्शन में होना जरूरी है। हाँ, तो बच्चों होता क्या है, जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ 9 महीने के बाद, तो बच्चा क्या होता है, उसके उस टाइम तक उस कंडीशन में उसके जो लंग्स थे, उसके फेफड़े थे, वो नॉन फंक्शनल थे, यानी कि सक्रिय नहीं थे। लेकिन जैसे ही वो सक्रिय होते हैं तो क्या होता है, उनके अंदर एयर जाती है
और जब आप किसी गुब्बारे, पिचके हुए गुब्बारे को फुलाते हो तो आपको फुलाने में क्या देना होता है, ज्यादा जोर देना पड़ता है। तो उसी प्रकार से क्या होता है, यहां पे जैसे ही पहली बार वो सांस लेता है तो उसके लंग्स जो है फूलते हैं, ठीक है। और क्या इसमें क्या देते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम, कितना, 1200 ml। बात करेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज की। 1200 ml क्या है, उसकी बॉडी के अंदर जाके लॉक, उसके लंग्स में लॉक हो जाता है और उसके लंग्स को फुला देता है। जब पहली बार बच्चा सांस लेता है तो क्या होता है, दर्द होता है, इसीलिए मेरा बच्चा कहराता है, यानी कि कर्राता है, ठीक है। तो बच्चे के रोने का कारण समझ गए, डॉक्टर से पूछ लेना, बता देगा सर ये रोया क्यों, पहली बार इसके लंग्स क्या हुए हैं, फंक्शनल हुए हैं, इसलिए रोया है। अगर ये नहीं रोया इसका मतलब इसके लंग्स फंक्शनल कंडीशन में नहीं है, बच्चा शायद डेड कंडीशन में हो सकता है, या फिर लेसिथिन का निर्माण नहीं हुआ। अगर 7वें महीने में बच्चा पैदा हो गया तो 8वें महीने में बच्चा पैदा होगा तो बहुत कम चांस होता है कि वो बच जाए, लेकिन अगर 7वें महीने में पैदा हो गया, 7.5 महीने में पैदा हो गया तो फिर भी उसके चांस हो जाते हैं बचने के, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, यहां पर जो हमारे लंग्स हैं सबसे एंड में जाकर ही प्रिपेयर हो पाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, इसीलिए समझ लो क्या बच्चा रोता क्यों है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, ये हम कवर अप कर चुके हैं। चलिए लंग्स हो गया, ये हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या होते हैं, जो हमारे फेफड़ा है, लंग्स है, इसमें क्या होता है, दो तरह के होते हैं, एक सुपीरियर लोब है और एक प्राइमरी सेकेंडरी लोब। यहाँ पे सुपीरियर लोब होता है ऊपर की तरफ, होते हैं 3 भागों में डिवाइड होता है। ये वाला भाग जो है हमारा राइट लंग जो है 3 भागों में डिवाइड होता है, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर में। जबकि यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे हमारे 2 ही लोब होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे केवल 2 लोब प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 लोब प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अप्रोक्सीमेटली अगर हम वेट की बात करें तो क्या होता है, 675 और 625 ग्राम और 575 ग्राम, दोनों के अंदर क्या होता है, इन दोनों में मिलाकर वेट होता है, ठीक है। देखिए ये सुपीरियर लोब हो गया, ऊपर का प्राइमरी ब्रोंकस हो गया, टर्शियरी हो गया, सेकेंडरी कार्डियक नॉच। यहाँ क्या है, कार्डियक नॉच, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, हमारा हृदय प्रेजेंट होता है, इसी को क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉच बोलते हैं, ठीक है। यहाँ बीच में मीडियस्टर्नम स्पेस होता है, इसमें लेफ्ट साइड टिल्टेड फॉर्म के अंदर होता है, यानी कि लेफ्ट साइड मतलब जो बाईं तरफ है वो झुका हुआ होता है। कौन सा पार्ट, इसका वेंट्रल का पार्ट। ये मत समझना कि हमारा लेफ्ट जो है पिछले होता है, बेटा वेंट्रिकल में जब वाइब्रेशन आता है ना तो उसकी वजह से क्या हमें लगता है कि हार्ट हमारा इस तरफ है, हमारा हार्ट इस तरफ नहीं होता, हमारा हार्ट बीच में होता है, ठीक है ना। और हम बात करें तो कई मिलियंस लोगों में से एक आदमी का हार्ट है ना राइट साइड भी हो जाता है। सर वो तो क्या होता होगा, कुछ होता होगा उसका, अरे कुछ नहीं ना, लाइफ मस्ती से जीता है, बस क्या हो गया, एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया उसके अंदर, बनाने वाले की गलती हो गई शायद, ठीक है। हम सब नॉर्मल है, चेक करने मत बैठ जाना आप, चलो ठीक है। फुफ्फुसी अर्थात फेफड़े, मुख्य श्वसन अंग हम जानते हैं, एंडोडर्मल से इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। श्वसनी, श्वसनिका और कुपिका और शाकित का जाल फेफड़ों में समावेशित होता है। दाएं फुफ्फुस में 3 पालियां पाई जाती है, जबकि बाएं फुफ्फुस में 2 पालियां उपस्थित होती है। बाएं फुफ्फुस में क्या होती है, हृदय खांच बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्डियक नोच। कार्डियक का अर्थ किससे, हमारे हार्ट से होता है, ठीक है। तो कार्डियक नोच है तो वहां पे क्या रखा हुआ है, हार्ट रखा हुआ है, ठीक है। देखिए कितना हुआ, वजन की बात करें यहाँ पे तो दायां जो हमारा बायां फुफ्फुस है वो क्या 625 ग्राम का, और दायां कैसा है हमारा 575 ग्राम का होता है, बता दी मैंने वैल्यू। चलिए दोनों तरफ फेफड़े में क्या होती है, प्लूरल झिल्ली से ढके हुए होते हैं और दोनों फेफड़ों के वक्षिकों में वायुरोधी कक्ष में उपस्थित होते हैं। आगे बात समझ। चलिए ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर किस तरह से, ये क्या है, यहाँ पर देखिए ये हार्ट उपस्थित है, दिख रहा है आपको, हार्ट उपस्थित है। यहाँ पे एपिग्लोटिस है, यहाँ पे ट्रेकियल रिंग्स हो गई, ठीक है, लेरिंग्स है, ये ट्रेकिया का भाग हो गया। यहाँ पे देखिए क्या ये प्लूरल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे क्या बनी हुई है, रिप्स की खांच बनी हुई है। ये देखिए ये रिप्स है, क्या है ये, रिप्स होती हैं। आई बात समझ में, ठीक है। नीचे की तरफ क्या एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, डायफ्राम। इसमें क्या उपस्थित होती है, अरीय पेशियां। कैसी होती हैं, अरीय पेशियां उपस्थित होती हैं। कैसी होती है, इसमें अरीय पेशियां उपस्थित होती हैं। ये क्या है, देखिए अंदर की तरफ एल्वेलाई है, आपको गुच्छे दिखाई दे रहे हैं। ये इसमें क्या है, ये दोनों मेम्ब्रेन थी, पैराइटल प्लूरा, विस्कुलर प्लूरा, इन दोनों के बीच में क्या भरा हुआ था, प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ था, जो क्या करता है यहाँ पे फ्रिक्शन को कम करता है। कभी कभार इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, प्लूरेसी बोलते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ क्या है, डायफ्राम है। डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम इसको हेल्प करता है किसमें, सपोर्ट में भी और श्वसन कराने में भी। अभी हम बात करेंगे किस बारे में। चलिए ठीक है, चलिए अब देखिए हम श्वसन भाग में बात करें। यहाँ पे द्विस्तरीय प्लूरा है, परिधीय प्लूरा और आंतरिक प्लूरा। नजदीक संपर्क बनाने में, फुफ्फुस के संपर्क में, प्लूरल फिल्म में प्लूरल, तब ये हम सब बात कर चुके हैं। शॉक एब्जॉर्बर की तरह यह काम करती है, ठीक है। फेफड़ों में वक्षगुहा में स्थित जो शरीर एक वायुरोधी एक टाइट चैम्बर होता है, ठीक है। तो हमारे देखो लंग्स कहाँ उपस्थित है, हमारे क्या है, ये पिंजरा है ना, पिंजरा किसका, अस्थियों का पिंजरा। इस पिंजरे में क्या होते हैं, अंदर होते हैं, और अटैच किससे होते हैं, अंदर की तरफ मसल से अटैच होते हैं, क्योंकि इसके लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर खुद का तो कोई मसल भाग होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसको कौन खींचता है, ये हमारी पसलियों की तरह खींचते हैं और वापस से सिकुड़ते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए
वक्षीय गुहा का आवरण वक्षीय पिंजरे का निर्माण करता है। अगर होता है क्लेविकल अस्थि गर्दन से, ठीक है। क्या है क्लेविकल, कौन सी होती है, ये क्लेविकल बोन, ठीक है। महिलाओं में सुंदरता का प्रतीक होती है, याद रखना। जिस किसी महिला में आपको क्लेविकल बोन उठी हुई दिखे अर्थात वो क्या है, सुंदरता है, ठीक है, नारी। चलिए, पश्चतः डायफ्राम तनुपट्ट होता है, नीचे की तरफ डायफ्राम उपस्थित होता है। पृष्ठ सतह पर कशेरुक दंड यानी कि वर्टिबल कॉलम और पसलियां उपस्थित होती है। अधर सतह पर उरोस्थी और पसलियां पाई जाती है, पार्श्व सतह पर पसलियां उपस्थित होती है, ठीक है। तो आगे तो क्या है, पूरी पसलियां कहां से, ये ऐसे कनेक्टेड होती हैं, 12 पेयर्स होती है ना, 12 पेयर में पूरी यहां तक जुड़ी हुई होती है, पीछे तक, ठीक है, वर्टिबल कॉलम तक। ये देखो दिख रहा है आपको, ठीक है। इसमें क्या है, देखो हमारे फेफड़े पैक एकदम बिल्कुल खुला नहीं छोड़ रखा ना, इसलिए। वक्ष में फेफड़ों की शारीरिक व्यवस्था ऐसी होती है कि वक्ष गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन फेफड़े गुहा में प्रतिबिंबित यानी रिफ्लेक्ट हो जाए। तो यानी कैसे है, इस तरह से होते हैं कि अगर वक्ष गुहा में आयतन में कमी करोगे आप या बढ़ोतरी करोगे तो क्या होगा, साथ साथ में आपके लंग्स भी एक्सपैंड करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो स्तनधारी के फेफड़ों में पेशियां नहीं पाई जाती है, देखिए आ गई, पेशियां नहीं होती है, अतः यह स्वयं सिकुड़ने एवं फैलने की क्षमता इनके अंदर नगण्य होती है। महत्वपूर्ण है, याद रखना, ठीक है। श्वसन के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक होती है क्योंकि हम संधि फेफड़ों का आयतन नहीं बदल सकते, ठीक है। तो हम फेफड़ों का खुद से क्या, इनका आयतन ये खुद बदल नहीं सकते, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, अर्थात महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, ये देखिए इस तरह से उपस्थित होते हैं। आई बात, अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे डायफ्राम बता रखा है आपको, कितनी मसल देखिए आप, है ना, पूरा मस्कुलर स्ट्रक्चर है, कितना सुंदर लग रहा है। ये डायफ्राम होता है हमारा, ठीक है, श्वसन में हेल्प करता है, बात करेंगे आगे भी। चलो, तो एक क्या है डायफ्राम, क्या एक मासल पट्टे जो कि अरीय पेशी यानी कि रेडियल मसल इसमें उपस्थित होती है, ठीक है। वक्षीय गुहा को उदरी गुहा से ये अलग रखता है। डायफ्राम शब्द किससे, फ्रेनिक वर्ड से है, इसके संबंधित क्या होता है, डायफ्राम का मतलब है फ्रेनिक शब्द से संबंधित है ये, ठीक है ना। श्वसन यानी कि ब्रीदिंग की मुख्य पेशी होती है जो कि संवातन में भी मदद करती है। आई बात समझ में, ब्रीदिंग में हेल्प कर रहा है। फ्रेनिक तंत्रिका डायफ्राम के संकुचन के लिए होती है। डायफ्राम प्रसव, मूत्रण एवं मल त्याग में सहायक होता है, याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, ठीक है। यानी कि जब हम क्या करते हैं, डायफ्राम प्रसव में, मूत्रण में और मल त्याग में सहायक होता है। कभी कभार कॉन्स्टिपेशन होता है ना, क्या करते हैं, जोर लगाते हैं, तो जोर लगाते तो जोर कहाँ आता है, यहाँ एब्डोमेन पे जोर आता है, आता नहीं आता, पेट के यहाँ पे आता है ना भाई, हाँ सर आता है। अरे कभी नोटिस करना, कॉन्स्टिपेशन हो ना तब नोटिस करना है इस चीज को, बिना कॉन्स्टिपेशन के नोटिस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्या होता है, हम जोर लगाते हैं, तो जोर लगाने का क्या है, यहाँ पे डायफ्राम की जो है ये मसल्स जो होती हैं ये हेल्प करती हैं, ठीक है। किसमें, प्रसव में भी, जब लेडीज की प्रेगनेंसी होती है प्रसव में, ठीक है ना, पार्चुरेशन का पीरियड आता है उस टाइम के अंदर भी। आ गई बात समझ में। चलो सर, पता था भाई, बहुत पता था बिल्कुल आपको। प्रत्येक दो पसलियों के बीच का स्थान क्या होता है, अंतरापर्शुक स्थल कहलाता है, यानी कि इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे पर्शुक पेशियों की बात कर रहे हैं, जो हमारा डायफ्राम है, दो तरह की पर्शुक पेशियां उपस्थित होती है यहाँ पे, कि उसको क्या बोलते हैं हम, अंतरापर्शुक पेशी और बाह्य पर्शुक पेशी, ठीक है। यानी कि जो इंटरकोस्टल है, इंटर का मतलब होता है दो रिब्स के बीच में, पसलियों के बीच का जो भाग होता है, स्पेस होता है, मध्य भाग, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होती है, इस स्थान में जो पेशियां उपस्थित होती है उनको हम क्या बोलते हैं, अंतरापर्शुक पेशियां या इंटरकोस्टल मसल्स के नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ICM, इंटरकोस्टल मसल, समझ गए। रिब्स, बीच का स्पेस, ठीक है। ये क्या हो गई, आपकी स्टर्नम हो गई, सपोज करो आप, ठीक है। ये क्या हो गई, आपकी रिब्स हो गई, ठीक है। इसके मध्य के भाग को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, इंटरकोस्टल स्पेस। अब इसमें क्या है, ये मसल्स प्रेजेंट है ऐसे आगे और एक के पीछे, ठीक है। तो इनको क्या बोल देंगे हम, इस स्पेस के बीच में मसल प्रेजेंट, इसको क्या बोलेंगे, इंटरकोस्टल मसल बोलेंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, बाह्य अंतरपर्शुक पसलियां जिनको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं, EICM। तो मान लीजिए ये वाली क्या हो गई, ये वाली तो हो गई आपकी बाहर, तो इसको हमने क्या बोल दिया, EICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और ये अंदर वाली हो गई आपकी, ये वाली अंदर वाली हो गई, तो इसको हमने क्या बोल दिया, IICM बोल दिया, यानी कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बोल दिया, अर्थात अंतःपंतापर्शुक पेशी बोल दिया, ठीक है। चलिए, इन दोनों के रोल की बात करें तो जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है और साथ में हमारी जो डायफ्राम की मसल है यानी कि अरीय पेशियां, ये दोनों मिलकर क्या कराते हैं, श्वसन को करवाते हैं। और जो IICM है ये क्या करवाता है, ये केवल एक्सपायरेशन करवाता है, यानी कि बहिःश्वसन में सहायता करता है। आई बात समझ में। चलिए, ठीक है, इस तरह से देखिए अरेंजमेंट है। ये देखिए मैंने बताया ना आपको, ये रिब बनी हुई है, रिब में क्या है, मसल्स का अटैचमेंट होता है, बीच का स्पेस होता है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट है, देखो आप, ठीक है। ये क्या, दोनों रिब्स हैं, सफेद रंग से दिखाई दे रही है, ठीक है। चलो, EICM IICM का रोल देख लेते हैं हम।
ऊपरी पसली के पश्च भाग यानी कि डोर्सल को निचली पसली के वेंट्रल भाग से जोड़ती है। ठीक है, अंतर श्वसन के दौरान ईआईसीएम में संकुचन होने से उरोस्थी बाहर की तरफ आती है, पसलियां ऊपर की तरफ गति करती है। तो जो सांस लेते हम क्या होता है देखिए, तो उरोस्थी क्या हुई, ऊपर की तरफ आई और बाहर की तरफ निकली, तो क्या बोलते हैं इसको, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, पसलियां ऊपर की तरफ गति करती है, वक्षीय गुहा का आयतन पृष्ठ तल में बढ़ता है। ठीक है, आईआईसीएम क्या कर रही है, ऊपरी पसली के अधर यानी कि वेंट्रल भाग को निचली पसली के पश्च भाग यानी कि डोर्सल से जोड़ती है। तो कैसा, डोर्सो वेंट्रिकल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डोर्सो वेंट्रिकल। ठीक है, बलपूर्वक बहिःश्वसन के यानी कि दौरान आईआईसीएम में संकुचन होने के उरोस्थी अंदर की तरफ एवं पसलियां नीचे की तरफ गति करती है, इसको क्या बोलते हैं, डोर्सो वेंट्रल बोलते हैं। आगे बात समझ में, अभी समझेंगे ढंग से। और तो ईआईसीएम का और आईआईसीएम का रोल ये हो गया। समातन यानी कि ब्रीदिंग में कितनी, पर व्यक्ति की ब्रीदिंग रेट कितनी होती है, 12 से 16 मिनट। ठीक है, चलो कैसे निकाल लेते हैं ये भी बात कर लो। अब देखो हम बात करें यहाँ पे 60/5, किसा 60 क्यों, अरे भाई 1 मिनट में कितनी होती हैं सेकंड, 60 होते हैं, 60 में 5 के बल लगाओ कितने आएंगे बताओ फटाफट से, 12 पंजे 60। अरे आज तुम्हें पहाड़े भी याद करवा रहा हूँ मैं, भूल गए होंगे बचपन में पढ़े होंगे उसके बाद। ठीक, तो 12 पंजे 60, तो कितनी है 12 से 16, तो 16 क्यों, अरे बेटा बढ़ भी तो सकती है, 72 में भाग दोगे तो कितना 16 आ जाएगा ना, समझते नहीं हो यार, समझ गए। तो 12 प्रति मिनट हमने ऐसे निकाल ली। ठीक, चलो समातन यानी कि ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं, अंतः श्वसन इंस्पायरेशन की बात, बहिःश्वसन एक्सपायरेशन की बात, समझते जाना। श्वास अंदर, सक्रिय प्रक्रिया यानी कि श्वास कहां गई, भीतर गई, सक्रिय प्रक्रिया मतलब क्या है, एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस तो क्या होगा, एटीपी खर्च होगी, क्या लग रही है, एटीपी लग रही है, एनर्जी जा रही है। सेकंड कितना, 2 सेकंड में कर रहा है। ठीक है, तनुपट्ट यानी कि तनुपट्ट डायफ्राम ऊपर की तरफ। ठीक, आ गई बात समझ में, 2 सेकंड की क्रिया हो रही है। जबकि बहिःश्वसन में क्या होता है, यहां पर क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, श्वसन को अंदर ले रहे हैं, तो यहाँ पे ईआईसीएम और डायफ्राम की मसल में क्या है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो क्या हो रही है, एनर्जी खर्च हो रही है। अभी मेरी सारी एनर्जी खर्च हो रही है आपको बताने में। ठीक है, चलो बहिःश्वसन की बात करें तो यहाँ क्या होगा, श्वास बाहर आएगी, निष्क्रिय प्रक्रिया है। अब एक बात बताइए, आपने सांस ली तब एटीपी खर्च हुई, लेकिन जब आप वापस एक्सहेल कर रहे हैं, बाहरी वातावरण में वापस निर्मुक्त कर रहे हैं, तो उस अवस्था में क्या होगा, ये दोनों मसल्स क्या करेंगी, पेशियां अपनी सामान्य अवस्था में आएंगी यानी कि रिलैक्स कंडीशन में आएंगी। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सपायरेशन। तो जब आप रिलैक्स कर रहे हैं तो क्या आपकी एनर्जी खर्च हो रही है, नहीं। ठीक है, मैंने आपको बोला वहां से भग के जाइए 1 किलोमीटर दूर, वापस भग कर आइए। ठीक है, तो आप जब भग के गए और भग कर वापस आए तो उस ड्यूरेशन में क्या हुआ, उस दौरान आपकी एटीपी खर्च हुई। लेकिन मैंने आपसे बोला अब आप बैठ जाइए, तो आप बैठ गए, रिलैक्स कर रहे हैं, तो क्या आपके बैठे बैठे एनर्जी कंज्यूम हो रही है, नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि आप विश्राम अवस्था में। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या होता है, श्वसन बाहर करते हैं तो निष्क्रिय प्रक्रिया होती है, यानी कि कैसी होती है, इनएक्टिव कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, एटीपी इसमें यूज नहीं होगी। ये समय कैसा होगा, 1 सेकंड ज्यादा होगा, यानी कि 3 सेकंड का होगा। ठीक है, और इसमें क्या काम करेगा, आईसीएम काम करेगा। जबकि इसके अंदर क्या क्या काम कर रहा था, इसके अंदर ईआईसीएम, ठीक है, प्लस डायफ्राम। आई बात समझ में। ठीक है, चलो वायु को फेफड़ों के अंदर व बाहर ले जाने के लिए फेफड़े एवं वायुमंडल के बीच में दाब प्रवणता निर्मित की जाती है, यानी कि क्या, कोई ना कोई प्रेशर कार्य करता है। ठीक है, तो यहां पे क्या कर रहा है, कोई ना कोई दाब कार्य करता है। जैसे हमने बात करी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में क्या होगा, भीतर का दाब कम होगा तो क्या होगा, बाहर का ज्यादा होगा। तो गैस अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन अंदर आ जाएगी। अंदर में बात करें, अंदर दाब क्या होगा, ज्यादा होगा और बाहर कम होगा, तो बाहर मूव कर जाएगी, सिंपल डिफ्यूजन की तरह हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए कब अंतःश्वसन कब हो सकता है, जब फेफड़ों की वायु का दाब अंतर फुफ्फुसी दाब जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है, ठीक है, वायुमंडलीय के दाब से कम हो या वायुमंडल दाब से सापेक्ष कम होता है, उस क्वेश्चन में इंस्पायरेशन होगा। एक्सपायरेशन में क्या होगा, तभी जब अंतर फुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाए। ठीक है, अंदर का प्रेशर ज्यादा बाहर का कम, तो क्या हो जाएगा, एक्सपायरेशन हो जाएगा। ये मैकेनिज्म होती है हमारी। ठीक है, चलिए मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात कर ले। इंस्पायरेशन में क्या हुआ, यानी कि अंतःश्वसन की बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन, किसके अंदर आएगी, इन अंदर आएगी। उससे क्या होगा, जो इंटरपल्मोनरी प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा। किस तरह से, देखिए जब अंतःश्वसन तभी होता है जब फेफड़ों की वायु का दाब यानी कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर वायुमंडलीय दाब से कम हो, तो अंदर क्या होगा, यहाँ पे ये जो एयर आई तो अंदर क्या है, प्रेशर कम है, बाहर ज्यादा है। तो जैसे अंदर प्रेशर कम हुआ तो क्या हुआ, बाहर जो ज्यादा था उससे एयर अंदर आ गई, तो एटमॉस्फेरिक एयर अंदर कहाँ पहुंच गई, पल्मोनरी प्रेशर में, तो क्या हो गया, इंटरपल्मोनरी प्रेशर काम कर गया। एक्सपायरेशन में क्या हुआ, एल्वुलर एयर से, यानी कि एल्वुलाई के अंदर जो, यानी कि कुपिका में जो हवा थी उसको क्या बोलेंगे हम, एल्वुलर एयर बोलेंगे। ठीक है, रिलीज होगी आउट, किससे होगी, इंटरपल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा,
जब अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, बाहर कम हो जाएगा, तो गैस क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ मूव कर जाएगी। तो इसका क्या बोल देंगे, एक्सपायरेशन बोल देंगे। ठीक है, इंस्पायरेशन कैसे हो रहा है, देखिए किस किस की वजह से हो रहा है। यहाँ पे हमने बात करी थी डायफ्राम और EICM में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। जब डायफ्राम में क्या हो रहा है, इंक्रीज इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है, यानी कि एंटीरियर और पोस्टीरियर। ठीक है, तो ये देखिए ऊपर आया, सांस ली, तो क्या हुआ, एंटीरियर और पोस्टीरियर, यानी कि बाहर की तरफ निकल रहा, तो उसको क्या बोल देंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बोल देंगे। ठीक है, और जब इंक्रीज किस में होगा, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस किस में हो रहा है, EICM के अंदर, यानी कि डोर्सो मतलब पीछे वाला और वेंट्रल, तो क्या हुआ, इस तरह से जो है ये बाहर आ रहा है। ठीक है, ऐसे ऊपर उठ रहा है और बाहर आ रहा है, इसको हम क्या बोल देंगे, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस बोल देंगे। तो कौन कौन सी काम कर रही है, डायफ्राम की मसल और EICM काम कर रही है किसमें, इंस्पायरेशन में। क्या होगा, तो जब इसमें बढ़ोतरी होगी, आयतन बढ़ेगा, तो क्या होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम जो है, लंग्स का जो आयतन है, फेफड़ों का आयतन है, वो भी क्या है, बढ़ेगा एरिया। तो ये क्या होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जब पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो अंदर क्या क्या होगा, अंदर का जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो डिक्रीज होगा। भाई फिजिक्स पढ़ते हो ना, फिजिक्स में क्या होगा, जब किसी चीज का आप क्या करोगे, एरिया बढ़ा दोगे, तो क्या हो जाएगा, उसमें दाब जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, इंटरनल पल्मोनरी जो प्रेशर था उस पर जो दाब लगा हुआ था, किसी को आप खींच के दबाओगे तो दाब लगेगा, किसी को आप खुला छोड़ दोगे दाब घट जाएगा। तो क्या हुआ, इंटर पल्मोनरी प्रेशर यहाँ पर डिक्रीज हो गया। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ, फोर्स हुआ एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मोर इनटू द लंग्स, इंस्पायरेशन हो गया, अंदर क्या हो गई, अंदर हमारी एयर आ गई। ठीक है, ठीक है, चलो